ये प्रियंका गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। आप उनके एडवाइजर भी रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं। अभी केरल की सरकार बनने का मौका मिला कांग्रेस को, आखिरकार कहीं तो बचे रह गए हैं वो। तो केरल में मुख्यमंत्री चुनना था। राहुल जी की पसंद तो दुनिया जानती है कौन है, लेकिन वो शख्स मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। उसके लिए मजबूरी आ गई कि भाई आईयूएमएल का सपोर्ट जरूरी है, और कांग्रेस ने उसकी बात मानी। और कहते हैं कि इसमें तो प्रियंका गांधी का भी रोल था। उन्होंने कहा भाई वायनाड से अगर मुझे जीतना है तो 5 लाख वोटर तो भाई मुस्लिम हैं, तो जरा उनकी बात को तवज्जो दी जाए। मतलब कांग्रेस के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है, भले उसे अपनी चॉइसेस भी बदलनी पड़ जाए। हाँ, वैसे पीनाज में एक बात बताऊं, कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं ये सारे के सारे चाह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल वहां के मुख्यमंत्री हो जाएं। क्यों चाह रहे थे? इसलिए नहीं चाह रहे थे कि उन्हें केसी वेणुगोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, वो इसलिए चाह रहे थे कि ये दिल्ली से विदा हों। और ये केरल के लिए बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो ये बर्बादी के हालात दिखाई दे रहे हैं पिछले 12-14 सालों से, लगातार एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म, कांग्रेस पार्टी बिहार से खत्म, गुजरात से खत्म, मध्य प्रदेश से खत्म, छत्तीसगढ़ से खत्म, दिल्ली से खत्म, महाराष्ट्र से खत्म, आंध्रा से खत्म। क्यों होती जा रही है? इस कांग्रेस की बर्बादी में अगर सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी है तो उन्हीं की है जो कांग्रेस को चला रहे थे। और पिछले 14 सालों से कांग्रेस को कौन चला रहा है? राहुल गांधी। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े करीबी कौन थे? वेणुगोपाल। तो अगर केरल में कांग्रेस के नेताओं के लिए तो भाग्य खुल जाते अगर वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर बन जाते, क्योंकि यहां कोई नया ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आता। लेकिन केरल की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि अगर वेणुगोपाल 1-2 साल चीफ मिनिस्टर रह जाते तो जो हाल उन्होंने कांग्रेस का कर दिया है वही केरल का हो जाता। ये अच्छा हुआ, इन द इंटरेस्ट ऑफ केरल, ये अच्छा हुआ। ठीक है, राहुल तो आपने बताया कि सनातन को लेकर राहुल की क्या सोच है, लेकिन प्रियंका गांधी, वो तो हम देखते हैं कि चाहे अपना नॉमिनेशन फाइल करना हो, चुनावी रैलियों में जाना हो, किसी स्टेट में चुनाव हो, तो माँ कामाख्या से लेकर बजरंग बली सबका आशीर्वाद लेती हैं, शिद्दत से पूजा अर्चना करती हैं। वो नहीं समझाती हैं कांग्रेस को कि भाई सनातन की राह पर चलिए। बड़ी गंभीर समस्या है। प्रियंका गांधी को अभी मौका नहीं दिया गया है। जो लोग सोचते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के फैसलों में भूमिका अदा करती है, उन्हें कांग्रेस के भीतर की राजनीति शायद नहीं पता है। कांग्रेस के भीतर सारे फैसले राहुल जी के होते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार खड़गे जी भी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो कह चुके हैं। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, वो एक अच्छी बहन है, अच्छी बेटी है, और मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि देश में कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है वो प्रियंका गांधी है। बट विपक्ष का फेस राहुल गांधी है, और जब विपक्ष का फेस राहुल गांधी है तो इसका मतलब लीडरशिप का चेहरा कौन है? राहुल गांधी। तो अगर थोड़ी देर को सोचो कि भारतीय जनता पार्टी हार गई होती तो श्रेय किसको मिलता? राहुल गांधी को, राहुल जी को मिलता, क्योंकि कैप्टन को श्रेय मिलता है ना जी। लेकिन जब लगातार कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस बर्बाद होती चली जा रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? मेरी या आपकी? जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की बनेगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ताकत में आनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, स्टेट्स में उनको जीतना चाहिए, सेंटर में एक बार उनको दोबारा जीतना चाहिए, तो उसके लिए तो फेस बदलना पड़ेगा। और जब फेस बदलने को आप तैयार नहीं हैं तो देश की जनता जो है माथा देख के टीका लगाती है। माथा तो बदलो। चलिए सर, लेकिन फेस के साथ फेस लिफ्ट भी होगा। और क्या, जो मेरा सवाल था वही कि प्रियंका क्या सनातन को ज्यादा करीब से अपनाती हैं, समझती हैं? क्या ठीक है उनकी चल नहीं रही, लेकिन उनका व्यू पॉइंट क्या है? क्या उन्होंने कभी नहीं अपनी ओपिनियन रखी कि भाई ठीक है, देश की बड़ी आबादी है, आप कहीं से भी मैसेजिंग नहीं दे सकते? मैं प्रियंका जी के बारे में, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं राजनीति में, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा
सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, तो श्री राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उन्होंने सभी लोगों को निमंत्रण देने का फैसला किया। तो उसमें एक क्राइटेरिया बना और उसमें वो था कि जो भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लीडर्स को भी हम बुलाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला था। ये बड़ा फैसला इसलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और अपोजिशन के लीडर राम मंदिर से हमेशा परहेज करते रहे और राम मंदिर के फैसले को टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत कोशिशें की और उन्होंने हमेशा राम मंदिर को अलग रख के अपनी बात कही। कोई अयोध्या भी नहीं गया क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम अयोध्या जाएंगे तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है जिसको हम मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई और निमंत्रण बंटने शुरू हो गए तो मैंने प्रियंका गांधी जी को एक दिन बात की थी और मैंने कहा कि क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप लोग जाएंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या जाना चाहिए? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो 1980 में हुआ। बिल्कुल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, ओके, और आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ लगभग, ठीक है। लेकिन राम तो आदि अनंत काल से हैं, लाखों वर्ष से राम 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 हम करते हैं। सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं, शाम को राम का नाम लेके सोते हैं। ये हमारा एक कल्चर है, हमारी आदत में शुमार है, हमारी परंपरा बन गया है। हमें बिना राम के कहीं चैन थोड़ी आता है। तो मैंने कहा कि देखिए राम मंदिर का जो ये समारोह है ये किसी पार्टी का समारोह नहीं है, भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है।